पिछले वीडियो में हमने ब्राह्मण साहित्य तक अध्ययन किया था। अब आगे ब्राह्मण साहित्य के बाद हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य की हम बात करें तो इसमें सबसे जो प्राचीन है वो क्या है? त्रिपिटक। सबसे प्राचीन त्रिपिटक है और इसके अंतर्गत क्या है? बौद्ध धर्म के नियम और आचरण इसके अंतर्गत संग्रहित है। नियम और आचरण कहाँ हैं? त्रिपिटक में देखने को मिलते हैं। और त्रिपिटक नाम से स्पष्ट है कितने हैं? 3 हैं। एक सुत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा क्या है? अभिधम पिटक। सुत जो पिटक है उसमें क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह। जो बुद्ध है उसके विचार और वचनों का संग्रह हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? सुत पिटक में। और इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुत पिटक को कहा जाता है। और जो विनय पिटक है इसके अंदर क्या है? बौद्ध संघ के नियमों का। यहाँ तो बुद्ध के विचार हैं और यहाँ संघ के हैं। संघ के नियमों का उल्लेख किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? विनय पिटक के अंतर्गत। और ये है दार्शनिक सिद्धांत यानी बौद्ध दर्शन का विवेचन यानी दार्शनिक सिद्धांत हमें किसके अंतर्गत मिलता है? अभिधम पिटक के अंतर्गत। ये तो है जिससे हमें बौद्धों के बारे में बौद्धिक साहित्य। एक नंबर त्रिपिटक। त्रिपिटक के बाद में जो दूसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है जातक ग्रंथ। बौद्धिक साहित्य में दूसरा है जातक ग्रंथ। और इनकी रचना हुई थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री ईस्वी तक इनकी रचना हुई थी। और इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। महात्मा जो बुद्ध हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं किसके अंतर्गत हैं? कथाएं किस में देखने को मिलती हैं? जातक के अंतर्गत मिलती हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी बताई गई है? 549, कहीं 550 भी हैं। और ये गद्य और पद्य दोनों में है। जातक ग्रंथ गद्य में भी हैं और पद्य में भी हैं, लेकिन पद्य हैं वो प्राचीन ज़्यादा हैं। दोनों में है लेकिन पद्य ज़्यादा प्राचीन है। और इनकी जो जातक ग्रंथ हैं उनकी भाषा कैसी है? पाली भाषा है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं निकायों की। दूसरा तीसरा अगर हम निकाय की बात करें तो निकाय में क्या है? जो धर्म है, बौद्ध धर्म, एक तो उसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं और विभिन्न प्रकार की जो कहानियां हैं उनका संग्रह हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? निकायों के अंतर्गत। और पाली भाषा के जो ग्रंथ हैं उसके अंदर जो मुख्य है, पाली भाषा की हम बात कर रहे थे कि पाली भाषा के हैं। पाली भाषा के मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा है? मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो। और इसमें क्या है? यूनानी आक्रमणकारी था कौन है? मेनांडर। आगे के पाठ में हम चर्चा करेंगे। मेनांडर और नागसेन की जो मध्य वार्ता हुई थी उसका वर्णन किस में है? मिलिंद पन्नो में हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो श्रीलंका की जानकारी देने वाले जो 2 ग्रंथ हैं जैसे दीपवंश, महावंश, ये हमें किसकी जानकारी देते हैं? सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास के बारे में हमें दीपवंश और महावंश से मिलती है जानकारी। ये पाली भाषा के थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें संस्कृत ग्रंथों की तो संस्कृत जो ग्रंथ हैं उसमें है एक महावस्तु। महावस्तु से बुद्ध के जीवन चरित्र यानी बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो उसके अंदर दिखाया गया है। बुद्ध का जीवन चरित्र हमें किस में देखने को मिलता है? महावस्तु में। अगला है इसके अंदर ललित विस्तार। इसमें बुद्ध को किसके रूप में दिखाया गया है? देवीय शक्ति के रूप में। देवीय शक्ति के रूप में किस पुस्तक में दिखाया गया है? ललित विस्तार के अंतर्गत। और इसके अलावा देखो हैं जैसे मंजूश्री मूलकल्प है, मंजूश्री मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद काव्य। इसके ये जो ग्रंथ हैं इसके अंदर भी हमें बुद्ध का जीवन चरित्र भी देखने को मिलता है और उनकी शिक्षाओं की जानकारी भी हमें इसके अंदर मिलती है। और जो बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद महाकाव्य हैं इसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने इनकी रचना की थी। इसके अलावा जो अन्य ग्रंथ हैं जैसे दिव्यावदान है। दिव्यावदान में हमें क्या देखने को मिलता है? सत्कर्म एवं विरोचित कार्य,
इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और मध्य अगर हम बात करें, इन जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं इनकी मध्य और पश्चिमी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, इन ग्रंथों, भारतीय ग्रंथों का इनकी भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसके बाद में हम देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं जैन साहित्य। साहित्य ग्रंथों में हमने ब्राह्मण साहित्य को देख लिया, बौद्ध साहित्य को देख लिया, अब है जैन साहित्य। जैन साहित्य है उसे क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो आगम है, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 ही उपांग हैं, 10 इसके अंदर प्रकीर्ण हैं, 6 इसके अंदर छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र हैं। और जैन जो साहित्य हैं इनकी जो भी ये सभी हैं, इनकी रचना है वो चौथी बीसी से छठी जो बीसी है उसके मध्य विभिन्न प्रकार की धार्मिक संगीतियों एवं व्यक्तियों के माध्यम से इनकी रचना होती है। और जो जैन साहित्य है वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। जो बौद्ध साहित्य था वो पाली भाषा में था, और जो जैन साहित्य है वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। और अगर हम विभिन्न प्रकार के जैन ग्रंथों की बात करते हैं जिससे हमें ऐतिहासिक विवरण देखने को मिलता है, तो इसमें कथाकोश जो किसने लिखी थी? हरिभद्र सूरी ने। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे थोड़ी। यानी जो हरिभद्र सूरी है इसने 2-3 किताबें लिखी थी, जैसे कथाकोश है, मूर्खायन है, समरादित्य कथा है। इसमें जो मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा है? परिशिष्ट पैरवन। और ये किसने लिखा था? हेमचंद्र ने। और इसमें हमें विभिन्न जो पहले के जो राजा हैं, जो मुनि हैं, उनके बारे में देखने को मिलता है। किसके अंतर्गत है? परिशिष्ट पैरवन में। और अगली है भद्रबाहु चरित। भद्रबाहु जो जैन साहित्य है उसके अंदर मुख्य किताब है भद्रबाहु चरित। और ये जो परिशिष्ट पैरवन है ये कौन सी सदी में लिखी की गई थी? 12वीं सदी के अंदर इसको रचा गया था। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, यानी जो जैन मुनि था भद्रबाहु, उसके साथ में अंतिम समय किसने बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जैन मुनि भद्रबाहु के समय के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की घटना है वो हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलती है? भद्रबाहु चरित में देखने को मिलती है। अगली बात हम करते हैं कल्प सूत्र की। कल्प सूत्र हमें जानकारी देता है जैनों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, यानी जैनों का प्रारंभिक जो इतिहास है उसके बारे में जो स्रोत जानकारी देता है जैनों की, वो कौन सा ग्रंथ है? कल्प सूत्र। और इसके रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कल्प सूत्र किसने रचा? भद्रबाहु ने। अगली हम देखते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। महावीर के जीवन पर प्रकाश डालने वाला मुख्य ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र है। इसके अलावा है आचरांग सूत्र। जैन साहित्य से संबंधित पुस्तकों में ये जैन जो साधु जो बन जाते हैं उसके आचार और व्यवहार से संबंधित नियम संकलन है किसके अंतर्गत? आचरांग सूत्र में। इसके अलावा अन्य जो पुस्तक है वो है नायधम कहा। ये महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, यानी जो महावीर स्वामी थे उनकी शिक्षाओं का संग्रह हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? नायधम कहा में। अन्यों के अंदर हम बात कर रहे थे, जो एक तो है हरिभद्र सूरी की कथाकोश, मूर्खायन, समरादित्य कथा है। इसके अलावा जिनसेन है, जिनसेन ने क्या लिखा था? आदि पुराण। इसके अलावा उद्योतन सूरी की पुस्तक कौन सी है?
कुवल्लेमाला, और गुणभद्र ने क्या लिखा था? उत्तर पुराण। ये मुख्य मुख्य जैन साहित्यिक ग्रंथ हैं। अब हम धार्मिक साहित्य के बाद में हम बात करते हैं धर्मेतर साहित्य की, यानी इन धार्मिक ग्रंथों के बाद में जिनकी रचना हुई। और प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर जो साहित्य लिखा गया उसे क्या कहा गया? धर्मेतर साहित्य कहा गया। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से थे? तो ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं राजतरंगिणी, जो प्रमाणिक पुस्तक है। और राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कलहण ने। कब की थी? 1150 ईस्वी के अंतर्गत। और इसमें हमें 12वीं शताब्दी यानी कश्मीर के प्राचीन से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास का वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसमें? कलहण की राजतरंगिणी में। अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाहे आप कौटिल्य कहो, चाणक्य कहो या विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त, इसने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। और हमें उस समय के इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? उस समय के राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था और उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी हमें किस में देखने को मिलती है? अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र है वो 15 अभिकरणों में विभाजित है। 15 अभिकरणों में विभाजित है। और इसका जो दूसरा और तीसरा जो अभिकरण है वो सबसे प्राचीन है। अगर हम जीवन चरित्र, ये तो ऐतिहासिक ग्रंथ थे, जीवन चरित्र संबंधित अगर हम ग्रंथों की बात करें, विभिन्न शासकों के बारे में जिनसे हमें विस्तृत जानकारी मिल जाती है, जैसे एक है इसके अंदर हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। वाकपति, गोडबहो, यानी गोडबहो की रचना किसने की थी? वाकपति ने। विक्रमादेव चरित, विक्रमादेव चरित, इसकी रचना किसने की थी? विल्हण ने। नवसाह सांक चरित, साहक चरित, और इसकी रचना किसने की थी? पद्मगुप्त ने। भोजचरित, भोजचरित की रचना किसने की थी? बल्लाल ने। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन थे? जयानक। कुमारपाल चरित, जय सिंह। कुमारपाल चरित की रचना किसने की थी? जय सिंह ने। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसने की? नयनचंद्र सूरी ने। रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने। तो इस प्रकार के ये जीवन चरित्र संबंधित ग्रंथ हैं। इसके अलावा सोमेश्वर हैं। सोमेश्वर ने किसकी रचना की थी? रसमाला और कीर्ति कौमुदी की। कीर्ति कौमुदी की रचना किसने की? सोमेश्वर ने। मेरुतंग ने किसकी रचना की थी? मेरुतंग, इसने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। ये विभिन्न प्रकार के जो वंश हैं उनके बारे में जानकारी देती है, जैसे चालुक्यों के बारे में जानकारी देती है। और जो प्रबंध चिंतामणि है ये अर्थशास्त्र की टीका है, ये अर्थशास्त्र की टीका। इसके अलावा राजशेखर ने क्या रचा था? प्रबंध कोश। प्रबंध कोश हैं, इसकी रचना किसने की? राजशेखर ने। अगर हम अगली बात करें विशुद्ध साहित्य ग्रंथों की, यानी इसके अंदर दूसरा विशुद्ध साहित्य ग्रंथ लेते हैं हम, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमें क्या देखने को मिलते हैं, जैसे नाटक, व्याकरण ग्रंथ विशुद्ध साहित्य ग्रंथ में, टीका, काव्य,
कथा साहित्य एवं कोश, इसकी रचना हुई। और इससे हमें उस समय के शासकों, सामाजिक, धार्मिक जीवन की हमें जानकारी मिल जाती है इन किताबों में। जैसे हम इसमें हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। महाभाष्य किसने? पतंजलि ने। गार्गी संहिता कात्यायन। और जो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, जो गार्गी संहिता है वो क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। और भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अगली जो किताब है वो है मालवी काग्निमित्रम। मालवी काग्निमित्रम किसने? कालिदास। मुद्रा राक्षस किसने? विशाखदत्त। मर्च्छकटिकम की रचना किसने की? शूद्रक। मेघातिथि ने किसकी रचना की? मिताक्षरा की। नीतिसार की रचना किसने की? कामंदक ने। चचनामा कई जगह इस दे रखा है कि अली अहमद ने इसकी रचना की, और कहीं इसका नाम क्या दे रखा है? कूफी। और ये क्या है? अरबों की सिंध विजय का उल्लेख इसके अंदर देखने को मिलता है। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? चचनामा में। हम बात करते हैं कथा साहित्य एवं कोश की। कथा साहित्य और कोश के अंतर्गत क्या आते हैं? कथा साहित्य और कोश। इसके अंतर्गत जैसे पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने। कथा मंजरी की रचना किसने की? गुणाढ्य ने। व्रत कथा मंजरी की रचना किसने की? क्षेमेंद्र ने। कथा सरित सागर की रचना किसने की? सोमदेव ने। और अमरकोश की रचना किसने की? अमर सिंह ने। तो इससे भी हमें तत्कालीन समाज की जानकारी इन कथा साहित्य एवं कोश से मिलती है। साहित्य के अंतर्गत ही हम बात करते हैं अक्षेत्रीय साहित्य की, यानी विभिन्न अक्षेत्रों में कौन कौन सा साहित्य रचा गया। तो दक्षिण भारत के अंदर इस समय जो साहित्य रचा गया वो था संगम। और संगम के अंदर जो सबसे प्राचीन था वो कौन सा था? तमिल। इसके द्वारा हमें चोल, पल्लव जो शासक हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। और इसके जो प्रणेता थे संगम साहित्य के वो कौन से थे? अगस्त्य ऋषि किसके? संगम साहित्य के प्रणेता थे। अगर हम तेलुगु ग्रंथ की बात करें, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय ग्रंथों की बात करते हैं, तो तेलुगु ग्रंथ की बात करते हैं तो उसमें कृष्णदेवराय विजयम और विजयम इसकी रचना किसने की थी? धरजुटी ने। और ये विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है ये। और राजस्थानी भाषा की हम बात करें कि राजस्थानी भाषा के उस समय कौन कौन से जो ग्रंथ हैं, तो एक है इसके अंदर पृथ्वीराज रासो। किसने? चंद्रबरदाई ने। कानड़ दे प्रबंध की रचना किसने की? पद्मनाभ ने। राव जेठ श्रीरो छंद बिट्ठू सुजा। वंश भास्कर, राजस्थानी भाषा में वंश भास्कर की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने।
सूर्यमल मिश्रण। नैनसिरी ख्यात, तो नाम से स्पष्ट है, इसी ने मणोत नैनसी महाराजा जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री, और बांकीदास की ख्यात, ये भी इसी की है, बांकीदास की। ये हैं अक्षत्रिय साहित्य। इसके बाद में हम बात करते हैं विदेशी साहित्य की। विदेशी साहित्य यानी क्षेत्रीय साहित्य के बाद में विदेशी साहित्य। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं आर्थिक उपलब्धियां पूरे विश्व को आकर्षित कर रही थी, तो विश्व के लोग यहाँ आएंगे। भारतीय धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्व के लोग किसके लिए आए? भारतीय धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं। और उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यूनानी साहित्य की। यूनानी साहित्यों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला अगर नाम है तो वो है हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास के पिता के उपाधि दी गई है, संज्ञा दी गई है इसे। और इसकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? भारत और फारस के संबंध, भारत और फारस के संबंधों का वर्णन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। और अन्य जो हैं, जिनके जो यूनानी हैं, जिनसे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है, वो हैं टेसियस है, निरियाकस है, एरिस्टोबुलस, आनेक्रिटस। ये जो तीनों हैं, निरियाकस और एरिस्टोबुलस और आनेक्रिटस, ये सिकंदर के समकालीन थे, ये तीनों। इसके अलावा हैं जैसे स्ट्रेबो, एरियन, स्काइलैक्स। इसके अलावा जो मुख्य पुस्तक है उसकी हम बात करते हैं, जैसे इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। और किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्या था ये भी उन्होंने था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। भूगोल की रचना किसने की? टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? प्लिनी द एल्डर ने। प्लिनी, आप इतना नाम भी ले सकते हो, प्लिनी द एल्डर ने किसकी? नेचुरल हिस्ट्री की। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? नेचुरल हिस्ट्री के अंतर्गत जो भारतीय पशु हैं, पौधे हैं और जो खनिज पदार्थ हैं, उनके बारे में हमें जानकारी किसके अंदर देखने को मिलती है? नेचुरल हिस्ट्री में देखने को मिलती है। अगली पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द वार। और ये किसकी है? एरिस्टोबुलस की। एरिस्टोबुलस ने क्या लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ द वार। और इसके बाद में स्ट्रेबो का भूगोल है, स्ट्रेबो ने भी भूगोल लिखी थी, स्ट्रेबो का भूगोल नाम है उसका। और एक किताब है अज्ञात लेखक की, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। और इसके बारे में हमें जो पहली सदी है उसके बंदरगाह और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। अज्ञात लेखक की कौन सी पुस्तक है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। अब हम बात करते हैं चीनी साहित्य की। चीनी अगर हम यात्रियों की बात करें तो इसके अंदर जो मुख्य नाम है वह है फाइयान, सोंगयोन, वैनसांग, इत्सिंग, ये मुख्य नाम है। अगर फाइयान की बात करें तो फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, यानी 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत आया था। और जो ह्वेनसांग है, मुख्य की हम बात करते हैं, इसे युआन च्वांग भी कहा जाता है, युआन च्वांग। और इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम भी कहा जाता है,
प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, मतलब यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसे। और ये कुल 16 वर्ष भारत में रहा, और 16 वर्ष में से 6 वर्ष ये कहाँ रहा, नालंदा विश्वविद्यालय में। इसने नालंदा विद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की और अध्यापन भी करवाया था। और ये कब रहा था, हर्षवर्धन के काल में। कब, 629 से लेकर 644 ईस्वी तक ये भारत आया था। और इसकी पुस्तक क्या है, CU की, जिसके अंतर्गत हमें भारत के समकालीन इतिहास और 138 देशों का ये विवरण अपनी पुस्तक में देता है। कौन, अहिंसान। अगर हम इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग 672 से 688 ईस्वी तक इसने भारत की यात्रा की थी। और ये इसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी गया, और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय पाल वंशीय शासकों ने बनाया था, धर्मपाल ने, और इसके द्वारा भी हमें भारतीय संस्कृति व समाज की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा अन्य जो हैं, जैसे मातवान लीन है, चीनी यात्री, ये हर्ष के पूर्व अभियान की हमें जानकारी, इसके द्वारा हर्ष के पूर्व अभियान की जानकारी हमें किसके अभिलेखों किसके साहित्य ग्रंथ से मिलती है, मातवान लीन के। और इसके अलावा है चाउ जू कुआ, ये चोलकालीन शासकों पर प्रकाश डालता है। चोलकालीन शासकों पर प्रकाश डालना कौन से चीनी यात्री ने किया, चाउ जू कुआ ने। इसके अलावा अगले हम देखते हैं तिब्बती ग्रंथों के बारे में, तिब्बती और अरबी के बारे में। तिब्बती में जो पुस्तक हैं मुख्य रूप से, एक है इसके अंदर कंग्यूर और दूसरी है तंग्यूर। और ये किसने लिखी थी, तारानाथ ने। और इसके अलावा अगर हम अरबी की बात करें, अरबी के अंदर है अल-मुसदी, जिसकी पुस्तक कौन सी है, मिडास ऑफ गॉड, मिडास ऑफ गॉड। और इस समय हमें इसके बारे में भारत के राज्य स्थल और समुद्र दोनों पर थे, इसके हमें चर्चा मिलती है। चचनामा की हम पहले देख चुके हैं, चचनामा है, उसके अंदर हमें सिंध का इतिहास देखने को मिलता है, सिंध का इतिहास, जो अली अहमद या अली कूफी की चचनामा है। और अगली जो पुस्तक है वो है सिलसिलात उत तवारीख, उल तवारीख। और ये किसकी है, सुलेमान नबी की। और इस पुस्तक में हमें पाल और प्रतिहार जो शासक हैं उनके बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। अगली और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है तारीख ए हिंद, और इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। इस पुस्तक है ये किताबुल हिंद भी कहा जाता है। और ये किसने लिखी थी, अलबर्नू ने लिखी थी। अलबर्नी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये भारत कब आया था, गजनवी के साथ। और भारतीय समाज की जानकारी ये भी देता है। इसके अलावा अगर हम फारसी लेखकों की बात करें, ये अरबी थे, फारसी की बात करें तो इसके अंदर शाहनामा लिखी गई। और शाहनामा किसने लिखी, फिरदौसी ने। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, ये पुस्तक किसने लिखी, मिनहाज उस सिराज ने, मिनहाज उस सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तबकात ए नासिरी। और तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है, जियाउद्दीन बरनी की। ये रचना कौन सी है, तारीख फिरोज शाही। अब हम साहित्य के अंतर्गत बात करते हैं वंशावली की। वंशावली क्या थी, तो इतिहास लेखन में वंश लेखन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंश लेखन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसी परंपरा है जिसमें हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और घटनाओं का वंशक्रम हमें किस में मिलता है, पोथियों के अंदर। हस्तलिखित पोथियों के अंतर्गत हमें जो सृष्टि रचना है, सृष्टि रचना से लेकर
हमें हमारे पूर्वज जो हैं, पूर्वजों तक के वंश क्रम की जानकारी हमें इससे मिल जाती है। और वंशावली के जो लेखक हैं, उसमें जो मुख्य लेखक हैं वो कौन सी जाति के हैं, जैसे बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बारोट, इस प्रकार के लोग हैं वो वंशावली को लिखते हैं। वंशावली हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों वंशावली महत्वपूर्ण है? एक तो वंशावली को क्या माना गया है? प्रमाणिक और न्यायिक साक्ष्य के रूप में इसे माना गया है। न्यायिक साक्ष्य के रूप में ये मान्य है। और दूसरी अगर हम बात करें तो वंशावली जो लेखक है उसको लोक इतिहासकार भी कहते हैं। लोक इतिहासकार भी कहा जाता है वंशावली लेखक को। तो पुराणों में इतिहास है, अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में जो इतिहास है वो इतिहास किसका आधार है? वंशावलियों का ही आधार है। वो वंशावलियों का आधार है, यानी यहाँ से लिया गया है जो पुराणों में इतिहास है। और इससे हमें पुरातन और जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन, उसका इतिहास लेखन में इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। और अगली हम बात करें तो इससे हमें प्रत्येक, चाहे जाति है चाहे व्यक्ति है, प्रत्येक जाति और व्यक्ति के वंशानुक्रम की हमें जानकारी किससे मिल जाती है? वंशावली से। और अगली हम बात करें तो समाज के, इससे हमें समाज के आर्थिक जीवन और उसका व्यवसाय कैसा था, आर्थिक जीवन के साथ साथ में उसके व्यवसाय के बारे में भी जानकारी हमें वंशावलियों से मिल जाती है। और इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारी परंपराएं पहले कैसी थी, परंपराएं हैं, संस्कृति, मूल निवास कहाँ था, विस्तार कहाँ से कहाँ हुआ, वंश, कुल, धर्म, कुलाचार, गोत्र और पूर्वजों के बारे में हमें इससे जानकारी मिलने का ये एक विश्वसनीय स्रोत माना गया है। इसे विश्वसनीय स्रोत वंशावलियों को माना गया है। और अगला महत्वपूर्ण भी यही है कि जो धर्मांतरित हिंदू हो गए, धर्मांतरित जो हिंदू हैं उनको उनकी जड़ों का परिचय करवा के विद्वेष को कम किया जा सकता है। तो विद्वेष को कम किया जा सकता है उनकी, कि भाई आपकी जड़ें कहाँ से थी? हिंदू धर्म से थी। भारत के इतिहास की जानकारी देने वाले साहित्य स्रोतों का अध्ययन अब यहीं समाप्त होता है।